जय जिनेन्द्र छात्राओं। अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। पिछली कक्षा में आपने संश्लेषित रेशे और बहुलक के बारे में जाना। अब प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम सीखेंगे प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक के गुणधर्म, प्लास्टिक से हानियां, प्लास्टिक और पर्यावरण और 5R सिद्धांत। आपने देखा होगा, हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक यानी पॉलीमर है, जो समान अणुओं से बनी एक लंबी श्रृंखला होती है। सभी प्रकार के प्लास्टिक में इनकी व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। कुछ की व्यवस्था लीनियर यानी रेखिक, तो कुछ की क्रॉस लिंक्ड यानी तिर्यकबद्ध होती है। सन 1860 में कपास से प्राप्त सेल्यूलोज से सबसे पहली प्लास्टिक सेल्यूलॉइड बनाई गई थी। प्लास्टिक की खोज से मानव का जीवन बदल चुका है। आज वस्तुओं को बनाने में एल्यूमीनियम, लकड़ी, प्राकृतिक रेशे, चीनी मिट्टी, लोहा, कांच व धातुओं का स्थान अब प्लास्टिक ने ले लिया है। आज बाजार में प्लास्टिक से बनी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के आकार व बनावट में उपलब्ध हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक के इस गुण के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघलकर मुलायम हो जाते हैं तथा बार बार पिघलाकर इनका आकार परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। आयत से त्रिभुज और अलग अलग आकारों में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठंडा होने पर यह पुनः अपने गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह हर अच्छी व बुरी परिस्थिति में हमें भी अपने को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये लचीले तथा मुलायम होते हैं। इन पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन। यह एक हल्की, पारभासी व लचीली यानी इलास्टिक होती है, जिसे किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। जलरोधक होने से इसका उपयोग डिब्बे, बॉटल और पैकिंग पाउच आदि बनाने में किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक का अगला उदाहरण है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह बिनाइल क्लोराइड मोनोमर से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों यानी इलेक्ट्रिक वायर के बाहरी आवरण बनाने में तथा जलरोधी यानी वाटरप्रूफिंग होने के कारण कार सीट, छाता व रेनकोट आदि बनाने में किया जाता है। पता लगाइए थर्मोकोल क्या है। क्या यह रबड़ या प्लास्टिक का एक प्रकार है? यह इतना हल्का क्यों होता है?
थर्मोप्लास्टिक का एक और उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन। यह पॉलीथीन से बहुत हल्की व किसी भी आकार में ढाली जा सकने वाली है। इसको हवा के बुलबुलों सहित एक झाग के रूप में ढाला जाता है। इस अवस्था में इसे स्टाइरोफोम या थर्मोकॉल कहते हैं। अतः इसका उपयोग दीवारों को ऊष्मारोधी बनाने में, कांच व कीमती वस्तु की पैकिंग में, बर्फ रखने के डिब्बे बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक जिन्हें एक बार बनाने के पश्चात पुनः पिघलाया नहीं जा सकता, अर्थात दोबारा गर्म करने पर नरम या मुलायम नहीं होते हैं, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसकी संरचना हम देखेंगे तो ये हमें तिर्यकबद्ध रूप में व्यवस्थित यानी क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में दिखाई देती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये कठोर तथा मजबूत होते हैं। इन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत कठोर व दृढ़ होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। यह ऊष्मा व वैद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिक स्विच यानी विद्युत प्लग, टेलीफोन, हैंडल और प्रेस आदि बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अगला उदाहरण है मेलामाइन। यह अग्नि प्रतिरोधक होता है व अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की क्षमता अधिक रखता है, इसलिए इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, अग्निरोधी कपड़े, रसोई के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है तथा माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने वाले बर्तन इसी मेलामाइन प्लास्टिक के बनते हैं। एक और अन्य प्रकार का विशिष्ट प्लास्टिक है टेफ्लॉन। इसका पूरा नाम पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन है। इस पर तेल या जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग चिकित्सा उद्योग में, भोजन पकाने के बर्तन बनाने में तथा अग्निरोधी कपड़ों को बनाने में भी किया जाता है। लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। हमें चाहिए चिमटा, स्प्रिट लैम्प, विभिन्न प्लास्टिक के सामान। हमें चाहिए चिमटा, स्प्रिट लैम्प, विभिन्न प्लास्टिक के सामान। अब सर्वप्रथम स्प्रिट लैम्प को जलाकर एक प्लास्टिक को चिमटे से पकड़कर स्प्रिट की ज्वाला में जलाएंगे और साथ ही परीक्षण का अवलोकन करेंगे कि कौन सा प्लास्टिक गंध के साथ जला व मुलायम या सॉफ्ट हुआ और ठंडा करने पर पुनः कठोर हो गया। यही प्रक्रिया हम अन्य प्लास्टिक के साथ भी दोहराएंगे और इसे सारणी में सूचीबद्ध करेंगे।
इस प्रकार हम ज्वाला परीक्षण द्वारा थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की पहचान कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। प्लास्टिक के गुण। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होते हैं। प्लास्टिक रसायन विरोधी होते हैं। प्लास्टिक ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। प्लास्टिक हल्के, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। प्लास्टिक रंगहीन होते हैं। अब इन गुणों को विस्तार से समझते हैं। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। हम जानते हैं कि अगर लोहे को वायु में खुला छोड़ दें तो वह तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और उस पर जंग लग जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहा जल व वायु से क्रिया कर लेता है, जबकि प्लास्टिक जल व वायु से कोई क्रिया नहीं करता है, इसलिए उस पर जंग नहीं लगती है। अतः प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक का दूसरा गुण है प्लास्टिक रसायन विरोधी होते हैं। प्लास्टिक्स आर एंटी केमिकल्स। इन पर तीक्ष्ण अम्ल व क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ प्लास्टिक कार्बनिक विलायकों में किसी भी प्रकार से घुल जाते हैं। प्लास्टिक ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक पर ऊष्मा तथा विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए विद्युत तार यानी इलेक्ट्रिक वायर को प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि करंट ना लगे, और पेचकस व कुकर आदि के हैंडल प्लास्टिक के बनाए जाते हैं तथा अग्निरोधी वस्त्र जिन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक ऊष्मा की कुचालक होती है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पानी से भरा पात्र तथा कुछ वस्तुएं जैसे कैंची, चुंबक, पेंसिल, रूलर और प्लास्टिक पाइप लेंगे। सबसे पहले पानी से भरे पात्र को गर्म करेंगे व उसमें सभी वस्तुओं को डाल देंगे। वह थोड़ी देर बाद उनको स्पर्श करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि कैंची और चुंबक गर्म हो गए, जबकि पेंसिल, रूलर व प्लास्टिक पाइप पहले जैसे ठंडे ही हैं। प्लास्टिक हल्के, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। प्लास्टिक्स आर लाइट वेट
स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। हल्के व मजबूत होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है तथा ये लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए इनका उपयोग वायुयान या अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। क्या हो गया? प्लास्टिक रंगहीन होते हैं। प्लास्टिक्स आर कलरलेस। प्लास्टिक रंगहीन होते हैं, इन्हें आवश्यकता अनुसार किसी भी रंग में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक के हमने गुण या लाभ तो समझे, लेकिन प्लास्टिक से कुछ दोष यानी डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे ये त्वचा के लिए नुकसानदायक होते हैं। दीज आर हार्मफुल फॉर द स्किन। जब हम प्लास्टिक को अपने शरीर से रगड़ते हैं तो हमारे शरीर में एक स्थिर वैद्युत आवेश यानी एक चार्ज उत्पन्न होता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। साथ ही कर्कश भरी आवाज के साथ चिंगारी निकलती है। प्लास्टिक आसानी से आग पकड़ लेते हैं। दे इजीली कैच फायर। इसलिए प्लास्टिक की वस्तुओं को आग से दूर रखना चाहिए। प्लास्टिक पानी को नहीं सोखते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। शुद्ध प्लास्टिक से बने वस्त्र नमी, पसीना आदि को नहीं सोख पाते हैं तथा ये हवादार भी नहीं होते हैं तथा इन वस्त्रों को पहनने से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अतः इससे बने वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इसमें रखा खाद्य पदार्थ विषैला हो जाता है। फूड केप्ट इन इट वी पॉइजनस। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। आइए अब हम जानते हैं कि प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार दीपक बाजार गया। उसने कुछ सब्जी खरीदी जो उसे प्लास्टिक के थैलों में पैक करके मिली। उसने घर आकर प्लास्टिक के थैले से सामान निकाला और उस थैले को सड़क पर फेंक दिया। क्या दीपक ने यह सही किया? जरा सोचिए। हम भी अपने घर में यही करते हैं ना। हमारे द्वारा प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का अनुचित रूप से फेंका जाना पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। असावधानी के कारण हम यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैली, चिप्स, बिस्कुट, खाने के पदार्थों के पैकेट सड़क, पार्क व पिकनिक स्पॉट पर फेंक देते हैं, जिससे नाले बंद हो जाते हैं, पानी एकत्र हो जाता है, जिससे वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही मिट्टी द्वारा पानी सोखने की क्रिया में कमी आ जाती है, जिससे भूमिगत जल स्तर घट रहा है। यदि गाय, भैंस आदि जानवर इन्हें खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश की NAOS ने अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि प्लास्टिक की थैलियों को अनुचित रूप से फेंकने के कारण गाय के पेट से लगभग 30 से 60 किलोग्राम प्लास्टिक के बैग निकले। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक धीरे धीरे जलती है। यह आसानी से पूरी तरह नहीं जल पाती है और जलने पर पर्यावरण में विषैला धुआं छोड़ती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है।
इसके लिए हमें कचरे को दो अलग अलग भागों में बांटना होगा। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, यानी जो प्रकृति में जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तथा दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो प्रकृति में जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि। अतः आइए अब हम विभिन्न प्रकार के व्यर्थ पदार्थों को अपघटित होने में लगने वाला समय, टाइम टेकन फॉर वेस्ट डिस्पोजल तथा उनकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। अतः हमने देखा प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्षों का समय लगता है, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बन गया है। जरा सोचिए, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने प्लास्टिक के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कहा कि प्लास्टिक बैग्स आर मोर डेंजरस देन एटम बम फॉर फ्यूचर जनरेशन, अर्थात प्लास्टिक के थैले आने वाली पीढ़ी के लिए परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक हैं। कुछ शहरों तथा गांवों में नगरपालिका व ग्राम पंचायत कचरे को अलग करने के लिए दो अलग अलग प्रकार के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक का रंग नीला व दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को डाला जाता है, जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, पॉलीथीन आदि, जबकि हरे कूड़ेदान में पादप व जंतु अपशिष्ट, फल, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां आदि को डाला जाता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। रिड्यूस, उपयोग कम करिए। जितना संभव हो सके हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, और जब हम बाजार कुछ खरीदने जाएं तो हम जूट कपड़े से बने थैले अपने साथ ले जाएं। रीयूज, पुनः उपयोग करिए। यदि संभव हो तो हमें प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना चाहिए, जैसे खाली प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग हम घरेलू सामान रखने व प्रोजेक्ट बनाने में कर सकते हैं। पुनः चक्रित करिए, रिसाइकिल। जिन प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना है उन्हें एकत्रित कर पुनः चक्रित उद्योग में भेजना चाहिए। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल हो सकते हैं, जैसे खिलौने, बाल्टी, मेज आदि। रिकवर, पुनः प्राप्त करिए। इसमें मुख्यतः ठोस अवशिष्ट पदार्थों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है तथा इनका उपयोग विद्युत, ईंधन आदि में करते हैं। हमें बिना प्लास्टिक की पैकिंग के उत्पादों को खरीदना चाहिए तथा प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। रिसाइकिल कोड। अब हम रिसाइकिल कोड के बारे में जानते हैं। 1988 में प्लास्टिक इंडस्ट्री की अमेरिकन सोसाइटी ने उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को प्लास्टिक को पहचानने व सॉर्ट यानी अलग करने के लिए एक स्टैंडर्ड कोड का विकास किया। आज विश्व में लगभग 60,000 से अधिक प्रकार के प्लास्टिक उपलब्ध हैं, जिसमें से हम केवल 6 प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग नियमित करते हैं। इन प्लास्टिक को हम उनके रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड द्वारा अलग कर सकते हैं। इस कोड का चिन्ह यानी सिंबल त्रिकोणीय आकार ट्रायंगल शेप्ड होता है, जिसके मध्य में एक अंक होता है। इस चिन्ह या सिंबल को यूनिवर्सल
रिसाइक्लिंग सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। यह चिन्ह एक विशेष पुनः चक्रित पदार्थ को प्रदर्शित करता है तथा तीर के अंदर की संख्या, बहुलक या पॉलीमर के प्रकार के बारे में बताते हैं। इस सारणी में 6 विभिन्न प्रकार के बहुलक हैं जिनका सामान्यतः उपयोग घरों में किया जाता है। यह कोड अधिकांशतः प्लास्टिक पैकिंग के नीचे होता है।